ओके, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? मैंने आपको बताया था पॉइंट डिफेक्ट होता है ना? फिर लाइन डिफेक्ट होता है, और फिर एक पूरा प्लेन डिफेक्ट होता है ना? मैंने बताया था एक ही एटम मिसिंग हो रहा है, देन इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। पूरी लाइन के अलोंग सारे एटम्स मिस हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। पूरा का पूरा प्लेन गायब है, देन इट इज नोन एज प्लेन इफेक्ट। बट हम सिर्फ पॉइंट इफेक्ट ही पढ़ने वाले ना। पॉइंट इफेक्ट में भी बहुत कुछ है ना? तो हमने क्या पढ़ा था? वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा है ना? उसमें भी दो टाइप, टोटल 3 टाइप थे, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, है ना? हमारा स्टोइकियोमेट्रिक हो गया था, इम्प्योरिटी भी हो गया था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पे चल रहे थे हम, है ना? और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज शॉर्टकीज एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकीज एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे चल रहे थे, आई थिंक। ओके, हाँ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे चल रहे थे। ठीक है, एक मिनट है। ठीक है, हाँ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे डिफेक्ट था? मेटल डेफिशिएंसी इसमें क्या था? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स यूज कर रहे हैं। मेटल सेम होना चाहिए, यही मतलब डिफरेंस है कि हमने जब यहाँ पर ये वाला डिफेक्ट देखा था, ये जो कि यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर पूरा मेटल ही चेंज हो रहा है ना? हमने क्या किया था, एक Sr+2 ऐड किया था, पर हमें पता है कि एक Sr+2 जोड़ेंगे तो उसके लिए 2 Na+ बाहर निकालने होंगे, क्योंकि Sr पे पॉजिटिव +2 चार्ज होता है और Na पे +1 चार्ज होता है। तो एक Sr+2 जोड़ने के लिए हमें 2 Na+ बाहर निकालने होते थे, है ना? तो 2 Na+ बाहर जाते थे, उसकी जगह एक ही Sr+2 अंदर आता था, तो उसकी वजह से Na+ की एक जगह खाली रह जाती थी। तो वहां पे तो पूरा मेटल ही चेंज है ना? Na और Sr, इसीलिए ये इम्प्योरिटीज में आ जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है? ओरिजिनल Na है और आने वाला जो है वो Sr स्ट्रॉन्शियम है, तो ऑब्वियसली इट इज अ इम्प्योरिटी, इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। जबकि हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करें तो इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर भी वही होने वाला है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस है, बट यहाँ पर मेटल चेंज नहीं होता, मेटल वही का वही रहेगा। मतलब ये डिफेक्ट वही शो कर सकते हैं जो एक एटम, एक ही टाइप का एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा हो तो, और एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक। तो ये ज्यादातर इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट दिखेंगे। जैसे अभी देख सकते हो आप, निकल दिया है यहाँ पर, निकल। तो निकल जो होता है ना, वो एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट है ना? निकल जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। निकल +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है ना? तो अगर आप दो हाँ, आप देख सकते हैं Na, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। अब बेसिक इसमें इतना ही कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखो। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो सब कुछ हो सकता है ना? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तब आप सोचो कि अगर मुझे 2Na+3 ऐड करना है, 2Na+3, तो दो Na+3 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 6, है ना? +6। उसके लिए मुझे कितने Na+2 बाहर निकालने होंगे? बताओ, कितने Na+2 बाहर निकालने होंगे? हाँ, है ना? 3 निकालने होंगे, लॉजिक सी बात है, हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। क्योंकि अगर हम 3 बाहर निकालेंगे तो +6 होने वाला है, और उसकी जगह अभी एंटर कितने करने वाले? सिर्फ 2 ही एंटर करने वाले। मतलब हर हर आप जब कभी भी 3 Na+2 बाहर निकालोगे, 3 Ni+2 बाहर निकालोगे, तो उसकी जगह पर फिल कितने होने वाले? सिर्फ 2 ही होने वाले। मतलब हर 3 के लिए एक वैकेंसी क्रिएट होने वाली, है ना? पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम इतने बड़े जो भी मेटल होने वाला है, जो भी, ठीक है, उसकी काफी बड़ी सी शीट होती है या काफी बड़ा सा क्रिस्टल होता है, उसमें बहुत लैक्स एंड क्रोर्स में एटम्स होता है ना? तो हर 3 के लिए एक जो प्लेस है वो वैकेंट होने वाली। तो ऐसे में बहुत सारी वैकेंसी हो सकती है,
है ना। इस और वैकेंसी हो रही है तो वो किसकी हो रही है, इसमें दो एलिमेंट है, एक Na+2 है और एक O-2 है ना। O-2 ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, सबको पता है ऑक्सीजन तो अभी एयर में भी है तो वो तो नॉन मेटल है ना। बट निकल मेटल है। तो कमी एक्चुअली किसकी हो रही है, कमी किसकी एक्चुअली हो रही है, मेटल की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल जो हो रहा है वो डेफिशिएट हो रहा है ना, मेटल जो है वो डेफिशिएट हो रहा है। बस इतना ही याद रखो, इंप्योरिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, इंप्योरिटी में इंप्योरिटी ऐड होता है, दूसरा ही एटम आ जाता है, यहाँ पर एटम चेंज नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो याद रखना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये पूछ सकते, ये आपसे पूछ सकता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो कौन शो करेगा। ऑब्वियसली वो मेटल या वो एलिमेंट जिसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स अवेलेबल है ना। और ऐसा कहाँ पर होता है, डी ब्लॉक में, जैसे आयरन का देख लो Fe+2 Fe+3 है ना, कॉपर का Cu+2 Cu+1 है ना, जिंक का देख लो Zn+2 Zn+1। तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है ये, बस इतना सब ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हो, दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आप जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे ना, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, पर जब भी पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इन सम क्रिस्टल्स पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट्स, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय the extra negative charge is balanced by the presence of cation of the same metal with a higher oxidation state than that of missing cation। वही अभी जो हमने पढ़ा, हायर cation से रिप्लेस करते हैं, है ना। था कौन ओरिजिनल Na+2, हमने इसको किससे रिप्लेस किया, Na+3 से, तभी तो डिफेक्ट क्रिएट होगा, तभी तो वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना, लॉजिक सी बात है। फॉर एग्जाम्पल इन द कंपाउंड NiO, ये NiO ही है, 1Na+2 is missing, 1Na+2 ion is missing, creating a vacancy at its lattice point. The deficiency of two positive charges is made by the presence of the deficiency of two positive charges is made by the presence of two Ni+3 ions at the other lattice sites of Ni+2 ions। क्या लिखा है इन्होंने, परफेक्ट लिखा भी है क्या, रुको, deficiency of two positive charges is made up by the presence of two Ni+3 ions at other lattice sites of Ni+2 as shown in the figure। The composition, ठीक है, इन्होंने जो भी लिखा थोड़ा ऐसा, मुझे ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन टाइप लगा, पर ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मतलब मैंने जो समझाया आप लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा कि हम किसी तरह से हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। तो जब ऐसा बहुत सारा होगा ना, ऐसा बहुत सारे, अभी ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिख रहा है ना, एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि अगर हम 3 Ni+2 बाहर निकालेंगे, 3 Ni+2, तो उसकी जगह पर हम सिर्फ 2 ही Ni+3 ऐड कर सकते हैं, तो एक जगह वेकेट हो जाएगी। ऐसे करते 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 बहुत सारे होंगे, जब बहुत सारे होंगे ना तो इनका फॉर्मूला चेंज ही हो जाएगा, इनका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा Ni 0.97O1 का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, NiO, इसका मतलब है कि अगर 100 Ni है तो O भी 100 है, पर यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, मतलब ये कि अगर 100 O है तो उसके लिए Ni कितने हैं, 97। समझ में आया। तो जब कभी भी फॉर्मूला ऐसा हो जाता है ना, ऐसे को बोलते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है, ये ऐसे कंपाउंड को हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। बट ये देखो ना, यहाँ पर कैसा अजीब सा नंबर है 0.97 O10 O1, ये ऐसे को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर है, समझा। इतना क्लियर है। अब इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ बचा नहीं है, लिटरली बोलूं तो, मतलब ठीक है, मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट था, डिफेक्ट में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट था जो पूछते हैं हद से ज्यादा, वो शॉर्ट कीज ऑफ फ्रेंकल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेटल डेफिशिएंसी और ये सब नहीं पूछते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। एंट्रेंस एग्जाम पे कभी कोई भरोसा नहीं करना रहता है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट वो है,
इंपॉर्टेंट वो है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट कोई भरोसा नहीं आ सकता है। तो ऐसा मत बोलना कि मैंने बोला था कि नहीं आएगा तो आपने पढ़ा नहीं, पढ़ना आपको सब है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे थे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। ओके, अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस होने वाला है, इसके पहले मेटल डेफिशिएंसी था ना, अब मेटल एक्सेस होने वाला है। देखो कैसे। ओके, देखो क्या लिखा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें भी दो टाइप है, एक्सेस में भी। अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज occupies interstitial position. Interstitial position. ZnO presents zinc oxide present two ways of metal axis defect. In the first case, in ZnO lattice, one neutral zinc atom is present in the interstitial space as shown in the figure. Okay. हाँ, आप देख सकते हो कि नॉर्मल ये लैटिस था ZnO, है ना, ZnO ये नॉर्मल लैटिस है, ZnO जिंक ऑक्साइड, है ना। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइट, आपको मैंने बताया था ना, इंटरस्टिशियल साइट कौन ऑक्यूपाई करता है, हमेशा कटायन ऑक्यूपाई करता है, या फिर कौन कर सकता है, न्यूट्रल एटम भी कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम भी इतना बड़ा नहीं होता, कटायन सबसे छोटा होता है, फिर अगला नंबर किसका आता है, न्यूट्रल एटम का, और सबसे बड़ा साइज में कौन होता है, एनायन। तो एनायन तो नॉर्मली कभी एक इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता मोस्टली। हाँ, अगर एनायन कुछ ज्यादा ही छोटा है तो एक बात अलग है, बाकी नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे कि इंटरस्टिशियल स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, मोस्टली कटायन। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप न्यूट्रल एटम भी बोल सकते हो, टू सम एक्सटेंट आप न्यूट्रल एटम भी बोल सकते हो, बट एनायन तो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रल जिंक एटम है ना, वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, न्यूट्रल जिंक एटम। अब आप सोचो अगर न्यूट्रल जिंक एटम ऑक्यूपाई करेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस ही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो अंदर आ रहा है वो तो न्यूट्रल एटम है, सिंपल जिंक है वो, है ना, कोई चार्ज वार्ज है नहीं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। और हमें पता है कि इस पूरे डिफेक्ट का एक बेसिक फंडा यही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, बट जिंक तो अंदर आ गया, और जिंक मेटल है, जिंक आया बट चार्ज लेके नहीं आया, है ना, तो जिंक अंदर आया बट चार्ज लेके नहीं आया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, बट मेटल तो एक्सेस हो गया, मेटल तो एक्सेस हो गया। तो ये एक डिफेक्ट बोल रहे हैं ये लोग कि न्यूट्रल एटम जो है, न्यूट्रल मेटल एटम जो है, वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। अगर ऐसा होता है तो वहां पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो सकता है ना, तो न्यूट्रल जिंक एटम ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा क्या है, इन द सेकेंड केस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, ये मस्त है, आई मीन देखो इसमें कुछ यूनिक है थोड़ा सा, ये तो कुछ नहीं था ऊपर इसलिए, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, एफ सेंटर्स होता है इसके अंदर, एफ सेंटर्स आई थिंक होगा वही, एफ सेंटर्स लिखा है क्या यहाँ पर, हाँ कलर और एफ सेंटर्स, ये एनसीईआरटी में भी है, ये सब अच्छा किया उन्होंने, एटलीस्ट ऐड किया तो। ओके, देखो क्या होता है दूसरे में, देखो जिंक ऑक्साइड, दूसरे केस में ऐसा होता है कि जब आप जिंक ऑक्साइड या कोई भी ऐसा कंपाउंड है उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, तो जब वो हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड क्या होने वाला है, जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, Zn+2 प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, लॉजिक सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही बनेगा। द एक्सेस जिंक +2 ion are trapped in the interstitial site in the lattice. The electrons also diffuse in the crystal to occupy the interstitial site. क्या लिखा है, एनायन वैकेंसी अलग, चलो ठीक है, मतलब एनायन वैकेंसी अलग तरह, ओके ठीक है, इन्होंने जो दिया यही पढ़ा चला, जिंक ऑक्साइड है, उसको अगर आपने हीट किया तो Zn+2 बन जाएगा, है ना, और हाफ O2 बन गया, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब हुआ क्या, आपको पता है इसमें से ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, है ना, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल गया यहाँ पर तो अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्योंकि जिंक पे कितना चार्ज है, +2, जिंक पे कितना चार्ज है, +2, बट साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है उसको बैलेंस करने के लिए, वो तो बाहर कौन निकला है, ऑक्सीजन। तब आप ही लॉजिक लगा, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो रिलेटिवली मैं बोल सकता हूँ मेटल एक्सिस है, मतलब अगर नॉर्मली 100 जिंक थे, 100 जिंक, तो 100 ऑक्सीजन के एटम भी थे, 100 ऑक्सीजन के एटम भी थे, है ना, बट आपने हीट, अगर हीट किया तो उसमें से क्या, कौन बाहर कौन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ O2, गैस के फॉर्म में, बाकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अगर ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा तो रिलेटिवली कौन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। समझो कि टोटल 100, दोनों 100 थे, जिंक भी 100 था, ऑक्सीजन भी 100 था, हीट किया उसके वजह से 5 ऑक्सीजन एटम बाहर चले गए, 5 ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, 6 बोल देते हैं, 6 ऑक्सीजन एटम बाहर चले गए, 6 ऑक्सीजन एटम मतलब 3O2, 3O2, है ना, 3O2 वो बोल रहा हूँ, है ना, तो अगर 6 ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे
तो अब जिंक तो कितना है 100 का 100 ही, बट ऑक्सीजन कितने हो गए 94, ऑक्सीजन कितने हो गए 94। मैं बोल सकता हूँ रिलेटिवली, रिलेटिवली कौन कम हो गया, नॉन मेटल, तो रिलेटिवली कौन बढ़ गया, मेटल। तो ये भी एक तरह का क्या है, मेटल एक्सेस है, बट ये रिलेटिव मेटल एक्सेस है, रिलेटिव मेटल एक्सेस। तो वही लिखा था एक्सेस Zn+2 आयंस आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो वो जो यहाँ से जो Zn+2 क्रिएट होने वाला है ना, वो कहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। देखो वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, है ना। और बचे कौन, 2 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन आल्सो डिफ्यूज इन द क्रिस्टल टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, और हर वो चीज जो काफी छोटी होती है वो कौन सी जगह ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल साइट। तो इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बट ऑक्सीजन तो बाहर गया, तो नॉन मेटल तो कम हो गया, रिलेटिवली मेटल एक्सेस हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल एक्सेस। ठीक है। इन बोथ द केसेस द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला ऑफ ZnO, मतलब इसके ऊपर वाला और ये वाला, दोनों में ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, Zn1+X O। ठीक है, Zn1+XO एज इट इज याद रखना, कुछ नहीं है, एज इट इज याद रखना। ठीक है, समझा, क्लियर है इतना। ना सिंपल है, कुछ टफ है नहीं, सिंपल सा फंडा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी डन, हो गया है वो सब वही सब था। वो आपको आना चाहिए, पैकेजिंग एफिशिएंसी, वॉइड एफिशिएंसी, ये सब पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं बता रहा था, बाय एनायन वैकेंसीज, ये अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें कुछ ऐसा है देखो, हम कोई भी क्रिस्टल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स। वेपर्स किसके होने चाहिए, जिसको हीट कर रहे हैं ना उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है ना, उसके वेपर्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl को हीट कर रहे हो, NaCl को, तो NaCl में मेटल कौन है, सोडियम। तो सोडियम के वेपर्स में उसको हीट करना है, सोडियम के वेपर्स में उसको हीट करना है। अगर आप KCl ले रहे हो तो किसके प्रेजेंस में हीट करोगे, कि पोटेशियम वेपर्स के प्रेजेंस। देखो क्या है दिस डिफेक्ट, और उसकी वजह से फिर कलर जनरेट होता है। आपको पता है कलर क्यों जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से हमेशा कलर जनरेट होता है ना। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं, फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं ना, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो हाई लेवल में एनर्जी ज्यादा होती है, लो लेवल पे एनर्जी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो क्या होगा, जब हाई लेवल से लो लेवल पे जाएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करने वाला है, और एनर्जी जब भी एमिट करता है तो वो कौन से फॉर्म में एमिट करता है, फोटोन। दैट इज E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो एक जो भी एनर्जी एमिट होगी उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। अगर वो वेवलेंथ विबग्योर में लाई करेगा, उसका वेवलेंथ जो है वो विबग्योर में लाई करेगा तो कलर प्रोड्यूस होने वाला है। अगर उसका वेवलेंथ जो है वो विबग्योर में नहीं लाई करेगा तो हमें दिखेगा भी नहीं, हमें दिखेगा ही, क्योंकि हम सिर्फ कितना देख सकते हैं, विबग्योर देख सकते हैं, है ना। हमारे आजू बाजू जो भी लाइट्स है वही देख सकते हैं, विबग्योर देख सकते हैं हम, इंफ्रारेड, है ना, माइक्रोवेव्स, वो सब तो देख नहीं सकते। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ, कलर का मेन रीजन यही होता है। क्लियर है, समझा मैं क्या बोला, कलर किसकी वजह से होता है, हमेशा ट्रांजिशन की वजह से ही कलर होता है। मतलब वन ऑफ द रीजन है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं कलर के, बट वन ऑफ द रीजन इज ट्रांजिशन। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये एनायन वैकेंसीज क्या होता है, एफ सेंटर्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। मतलब पहले क्रिस्टल जो था वो कलरलेस था, और बाद में उसमें कलर आ जाता है। देखो कैसे, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स। देखो NaCl को हम हीट कर रहे हैं इन द atmosphere of sodium vapors. Sodium atoms are deposited on the crystal surface. Sodium atom
आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं पूरा बता दूं, डोंट वरी। Cl minus ion diffuses to the crystal surface, creating vacancies at the regular sites. This Cl minus ion combines with the sodium atom on the surface to form NaCl by releasing electron from the sodium atom. The electron release diffuse into the crystal and occupy the vacant site of the anion as shown in the figure. The anion vacant site occupied by electron are called F center or color center. ठीक है, अब देखो होता क्या है, क्या एक्चुअली हो रहा है, ध्यान देना। अभी मैं स्क्रीन पे कुछ बना रहा हूँ, उसको आपको बेटर समझना है। समझो, ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, ऐसे ही हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। ये NaCl का क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसके आजू बाजू वेपर्स जा रहे हैं, देखो ये वेपर्स है, इसके आजू बाजू पूरे वेपर्स जा रहे हैं। किसके वेपर्स है ये? सोडियम के, ठीक है, सोडियम के वेपर्स। अब सोडियम के वेपर्स आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम वेपर्स, ठीक है, तो होने वाला क्या है, क्या होने वाला है कि जो क्रिस्टल के अंदर, आपको पता है क्रिस्टल किससे बना होगा? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस होने वाले। अब अंदर जो Cl है ना, वो क्या करने वाला है, उस Na के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने वाला है। आप जो हीट कर रहे हो ना, Na के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो ना, उसको Na के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, तो वो जो Cl जो क्रिस्टल के अंदर है, समझो यहाँ पर ये वाला, समझो यहाँ पर ये क्लोरीन है, समझना हाइपोथेटिकल, इसमें बहुत सारे Na भी होंगे और Cl माइनस भी होंगे, मैंने 2 Cl माइनस दिखाया ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये Cl माइनस क्या करने वाला है, ये Cl माइनस जाएगा और किसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा, इस Na के साथ कंबाइन, Na प्लस या Na के साथ कंबाइन होने वाला है, ठीक है। जब इसको हम हीट कर रहे हैं इन द सोडियम वेपर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो वो सोडियम वेपर्स एक्चुअली किधर डिपॉजिट हो जाते हैं, सरफेस पे, वो जो क्रिस्टल है उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। अब अंदर से Cl माइनस क्या होने वाला है, वो यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब सरफेस पे आने की कोशिश करेगा, तो कंबाइन विद Na, नॉट Na प्लस। अब जब उसको Na के साथ कंबाइन करना है, आप सोचो अगर उसको Na के साथ कंबाइन, क्या वो Na के साथ कंबाइन हो सकता है? नहीं, उसको पहले Na प्लस बनना पड़ेगा, सोडियम को पहले क्या बनना पड़ेगा, Na प्लस, तभी तो वो कंबाइन हो सकता है। और अगर सोडियम Na प्लस बनेगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो वो जब तो जब Cl के साथ वो कंबाइन हो रहा होगा, जो Cl माइनस है उसके साथ ये Na कंबाइन होगा, बट Na उसके पहले क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो अंदर क्रिस्टल के अंदर Cl माइनस है ना, Cl माइनस, उसकी जगह वेकेंट हो जाएगी, उसकी जगह वेकेंट हो जाएगी, क्योंकि Cl तो चला गया किधर, वो डिफ्यूज हो गया किधर, सरफेस पे, तो अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। वो वैकेंसी किसकी वैकेंसी है, कटायन की क्या एनायन की, किसने अपनी जगह छोड़ दी, Cl माइनस है। Cl माइनस क्या है, एनायन, इसलिए इसको बोलते हैं एनायन वैकेंसीज, एनायन वैकेंसीज। अब आपको पता है कि हमें तो किसी तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, तो अगर Cl माइनस जा रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव का डेफिशिएंसी हो सकता है। इसीलिए इसीलिए उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए जो सोडियम था ना, सोडियम वेपर्स, जिसको Cl के साथ कंबाइन होना था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, Na प्लस, और वो क्या रिलीज करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जाके किधर डिफ्यूज होने वाला है, वो Cl माइनस की जगह पर, जहां से Cl माइनस बाहर आया ना, सरफेस पे आया ना, तो वहां पर Cl माइनस की जगह खाली हो गई, और वही Cl माइनस की जगह को ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है, वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, और एमिट करेगा तो वो हमें कलर दिखेगा, और इसी वजह से यहाँ पर कलर आता है। तो इनिशियली NaCl क्रिस्टल कलरलेस था, बट ये सब होने के बाद उस पर कलर आता है, येलो कलर आता है। समझ में आया पूरा प्रोसेस मैंने क्या बोला? इसीलिए इसको हमें हीट करना पड़ता है उसी के मेटल के वेपर्स में। अगर आप KCl लोगे तो आपको KCl को पोटेशियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करना होगा, ताकि क्या होगा, ताकि क्या होगा, जब आप के प्रेजेंस में उसको हीट करोगे वेपर्स के प्रेजेंस में, तो अंदर से Cl माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। किसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा वो, पोटेशियम के साथ, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम को क्या लूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाके किधर, कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, जो Cl जहाँ से निकला था, Cl जहाँ से निकला था वहां जाके ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो वो जो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन
वो पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ना, दैट इज नोन एज एफ सेंटर्स, दैट इज नोन एज एफ सेंटर्स, और सी सेंटर, कलर सेंटर भी बोल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। क्लियर है? आपको इसमें कलर याद रखने पड़ते हैं, एनसीईआरटी में कलर दिए होंगे। NaCl का जो है उसका कलर है, जो NaCl है उसमें कलर आता है येलो, मैं आपको बताता हूँ। KCl के अंदर कलर आता है वायलेट, LiCl लिथियम के अंदर पिंक आता है शायद, तब मुझे याद है, तब मुझे याद है, शायद इसमें भी आगे लिखा होगा तो हो सकता है। ठीक है, आपको कलर याद रखना होता है, और एनायन वैकेंसीज क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं ये एक तरह का किस तरह का डिफेक्ट हुआ? हाँ, कोई बता सकता है मुझे किस तरह का डिफेक्ट है? विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? मेटल एक्सेस है या मेटल डेफिशिएंट है? सोचो और बताओ। ठीक है, जो बताएगा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने आपको, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो। मेटल एक्सेस है कि मेटल डेफिशिएंट है ये? हाँ, एक आंसर आया है। और कोई? मेटल एक्सेस के मेटल डेफिशिएंट, मैंने जो पूरा प्रोसेस समझा उसको सोचो ना, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको प्रोसेस समझा होगा तो आप आंसर बता दोगे। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आया मैंने क्या समझाया। दो आंसर आए। और कोई? मेटल एक्सेस के मेटल डेफिशिएंट। सोचो। चलो, दो लोगों ने आंसर दिया है, यतीश और आयुष, आप दोनों ही सही हो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना? मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, लॉजिक सी बात है। क्लोरीन अपनी जगह छोड़ रहा था। क्लोरीन क्या है? एनायन है। एनायन क्या होता है? नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल अपनी जगह छोड़ रहा है। तो अगर नॉन मेटल अपनी जगह छोड़ेगा, समझो कि यहाँ पर 1000 थे टोटल Na+, टोटल 1000 Na+ थे, 1000 Cl- है ना? तो उसमें से समझो कि 10 या 15 Cl- सरफेस पे चले गए, जो आने वाला सोडियम था उसके साथ कंबाइन होने के लिए। तो ऑब्वियसली रिलेटिवली Cl- तो कम हो गया। रिलेटिवली सोडियम उतने के उतने ही है, बट रिलेटिवली रिलेटिवली बढ़ गया ना। हम रिलेटिवली बोल सकते हैं, अगर 15 मिसिंग हो गए तो समझ सकते हो आप, अगर 15 मिस हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम अभी भी 1000 है बट क्लोरीन 985 हो गया। 985 हो गया, तो रिलेटिवली एक्सेस किसका है? सोडियम का। ऑब्वियसली इट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आया? क्यों नहीं बता पाई ये? तो मैंने जो प्रोसेस बताया उसी को देख के बता सकते थे, दो लोगों ने बताया, अच्छी बात है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला, या कहीं और ध्यान है? यहाँ पे कुछ लोग तो आपस में भी चैटिंग करते हैं ना, ऐसा मेरे को लगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर पता थोड़ी चलता होगा। आपस में भी आराम से चैट करते होंगे। पता नहीं इसमें से कितने लोग ध्यान देते हैं। समझ में आएगा मैंने क्या बोला? हाँ सर। ओके। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एफ सेंटर एक तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जैसे शॉर्ट कीज फ्रैंकल है ना, वैसे ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को खोल के देखोगे ना, जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको ना इस पे भी एक क्वेश्चन दिखेगा, और वो भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और वो नीट में आया हुआ है। मतलब इन्होंने इसको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। थियोरेटिकल पार्ट को वो लोग ने कंसेप्चुअल बना के क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छी बात है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस वाले पार्ट। मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कुछ कुछ एटम मिस हो रहे हैं, उसकी जगह कोई और आ रहा है, तो लोग बोलेंगे कि लास्ट में जब पूरा क्रिस्टल बन जाएगा ना, तो उसमें कितने Na+2 है और कितना Na+3 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सके तो देखना एनसीईआरटी ओपन करके, डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन है ऐसा, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया है और एक पूछा भी है और आया भी है। ठीक है, ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया।
बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया। तो एफ सेंटर्स क्या होता है वो ध्यान रखना। और पूछते हैं वो लोग, हाँ एफ सेंटर्स जो जगह होती है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? इलेक्ट्रॉन्स। एफ सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो NaCl shows येलो कलर लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स। द क्रिस्टल ऑफ NaCl हैज एक्सेस Na क्योंकि Cl लॉस्ट हो गया। द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ NaCl इज Na 1 + x Cl, वही वापस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफेक्ट भी खत्म होता है, डिफेक्ट भी खत्म हो गया। क्लियर? यस सर। यहाँ पर कोई है जो खुद के नोट्स बनाता है? ऐसा कोई है जो खुद से नोट्स बना के ये सब जो पढ़ाते हैं उसको खुद को लैब ऐसे खुद एक शॉर्ट नोट की तरह, जैसा भी मैंने ये डिफेक्ट पढ़ाया, तो किसी ने ऐसा कुछ क्लासीफाई टाइप का चार्ट ऐसा कुछ बनाते हो क्या? कोई है क्या कोई जो ऐसा कुछ इस तरह से पढ़ाई करता है? किसी ने किया? ये तो मैंने अभी पढ़ाया, मतलब अब तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए उसमें से किसी ने कुछ ऐसा किया है? सिर्फ पूछा, हाँ सर। जरूरी नहीं है, किसी ने किया है कैसा? हाँ। आपने किया है? हाँ। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। एक और चीज़ बतानी थी मुझे, हाँ इतने टाइम से आप लोग टेलीग्राम पे हो? टेलीग्राम, टेलीग्राम हो गई, पता ही होगा आपको, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स रहते हैं, ठीक है। तो उस पर बहुत सारे चैनल्स है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उधर से भी पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारे नोट्स है, सब कुछ है उधर। मतलब उसमें टाइम वेस्ट मत करना। क्या पता मैंने आप लोगों को पहले बताया या नहीं बताया, आई डोंट नो, बट टेलीग्राम पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो नीट और जेई के लिए। तो अगर आपको प्रिपेयर करना तो आप कर सकते हो वहाँ से भी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, बने बनाए हुए नोट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, वो भी फॉलो कर सकते हो। दुनिया भर के चैनल्स होते हैं, तो सब चैनल वो लोग बोलेंगे हमारा चैनल ज्वाइन करो, हमारा चैनल, मतलब हर चैनल में एडवर्टाइजमेंट आती है। बट आई थिंक जो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, उनको मैं बताता हूँ, वो आप देख सकते हो अगर चाहिए आपको। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि एक है नीट जेई प्रिपरेशन करके, नीट जेई प्रिपरेशन, ये एक अच्छा चैनल है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। आपको चाहिए तो एमसीक्यूज की बुक भी मिल जाएगी वहाँ से, तो आपको खरीद, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जमता है सॉल्व करना, ठीक है, मतलब सॉफ्ट कॉपी टाइप में जमता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो वहाँ से। बहुत सारे एमसीक्यूज की जो भी बुक्स होती है, जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तीनों की तीनों अवेलेबल है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी है, मैथ्स भी है, चारों है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये सब आप वहाँ से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नीट जेई प्रिपरेशन करके चैनल है, कोई है पहले से? ऐसा कोई है कि कोई पहले से ही है इसमें? कोई है पहले से इसकी? किसी ने टेलीग्राम पे ये सब चैनल किसी ने ज्वाइन कर रखा है पहले से? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, स्पेशली उन लोग के लिए जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और फिर भी पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है जो आप वहाँ से देख सकते हो। आप कि जरूरी नहीं कि टीचर जो ऐसा, टीचर भी ब्लेम नहीं कर सकते कोई स्टूडेंट कि सर ने तो पढ़ाया नहीं था ये। आपको भी अपनी आपको भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना चाहिए खुद से, और वहाँ से आपको मिल जाएगा काफ़ी अलग। मोस्टली तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करना होता है, बट आपको उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती है एक्स्ट्रा भी, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। इन्होंने जब से मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तब से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कर, और एमसीक्यूज की तो बुक है ही ऑनलाइन, आप सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वो पेपर्स भी रहते हैं, कुछ पेपर्स टाइप, जिसको अगर आपको पता होगा तो डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो भी रहते हैं बहुत सारे, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बियॉन्ड टफ होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेवल पे नहीं जाने का, ठीक है। बट मतलब एकदम बिलो लेवल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द हाई लेवल भी नहीं होना चाहिए, बीच में रहने का। जो लोग बीच में रहते हैं ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पढ़ते हैं वो भी रह जाते हैं, जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वो भी रह जाते हैं। जो हद से ज़्यादा पढ़ते हैं वो क्यों रह जाते हैं, रीज़न ये है कि वो लोग लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाते, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाते। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। आपने अभी के लिए पढ़ लिया, समझो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती है जैसे एलन है, आकाश है, इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। इनका प्लस पॉइंट तो है काफ़ी अच्छे यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेकार है, बट इनका बहुत बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक, ये लोग क्या समझ के पढ़ाते हैं कि सब बच्चे ब्रिलियंट है, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये लोग हर एग्जाम को कवर करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात भी है, पर प्रॉब्लम है कि हर बच्चा वो नहीं ग्रास्प कर पाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी ने भी अगर एलन की बुक देखी होगी ना, जैसे बता रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम क्या है, पैसा इतना ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, और वो लोग देते भी अच्छा है सब कुछ नोट्स, बट अगर आप उनका कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर उठा के देख लो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री भी देख लो, मैं फिर भी बायोलॉजी का एग्जाम्पल दूंगा। बायोलॉजी का कोई भी अगर आप चैप्टर ओपन करके देखोगे ना, उन्होंने इतना ज़्यादा खींचा है कि एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करके एक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप एलन की बुक उठा के देखोगे, उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखोगे ना, पागल हो जाओगे। कम से कम 150 पेज का चैप्टर है। 150 पेज कैसे पढ़ेगा कोई बंदा? और अगर पढ़ भी लिया, अभी पढ़ भी लिया, चलो उसने बहुत मेहनत करके अपने आप को घिस के पूरा पढ़ भी लिया, क्या वो लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा तो उसका बाकी का जो टॉपिक था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया उसके चक्कर में। ये एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। वो लोग कुछ चीजें इतनी ज्यादा हाई पढ़ाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, उस ये फायदा हो सकता है जो काफी कम है कि हाँ, कभी कभार एग्जाम एकदम टफ आ गई और अचानक से कुछ बाहर के क्वेश्चन आ गए और किसी ने पढ़ रखे हो और उसको याद आ गया और उसने लिख लिया, तो ये एक तरह से फायदा हो सकता है। बट ज्यादातर मेरे हिसाब से तो लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। उनको उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना आता है यार, इतना क्यों पढ़ा रहे हो? सब थोड़ी ग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि एक बार के लिए पढ़ लिया, जो देखो पढ़ना ही बड़ी बात नहीं होती है। कोई कोई सिलेक्ट क्यों नहीं होता पता है? किसी किसी ने तो पूरा पढ़ा होता है फिर भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, लास्ट मोमेंट में हड़बड़ा जाते हैं। लास्ट का 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है? लास्ट के 20 डेज ही सबसे बड़ा डिसाइड करता है। लास्ट के 20 डेज में आपको सारा रिवाइज करना होता है। अगर आप रिवाइज नहीं किए ना, आपने कुछ याद नहीं आता है क्वेश्चन, सब गड़बड़ कर देते हो। ऊपर से एप्रीहेंसिव भी बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, डर जाते हैं बहुत। जो इनको थोड़ी परवाह रहती है वो लोग एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, यार उन्होंने जो पढ़ा है उसका तो वो लोग सोचते नहीं, जो नहीं पढ़ा है उसका टेंशन लेते हैं। ये भी है। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो इनको अवॉइड किया जा सकता है। इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस करो अभी से ही। अगर आपका चैप्टर पे ग्रिप अभी से अच्छा है ना, कुछ एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो करो ही करो, साथ में न्यूमेरिकल्स। मैं तो ये बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने, मैंने जितना पढ़ाया है उतना, अगर आपने टाइम टू टाइम, मैंने आपको बोला भी था न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखा है तो न्यूमेरिकल ऐसी चीज है जिसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर ऊपर से फटाफट देख सकते हैं, हाँ मुझे ये फॉर्मूला आता है, इसका कंसेप्ट याद है, मैं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आती है थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, थियोरेटिकल पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा थियरी है और बहुत सारे एक्सेप्शन है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यही सब चीजें तो ध्यान में